एपिसोड 28 पैचअप। चंडीगढ़। सुबह का वक्त। सभी डाइनिंग रूम में बैठकर नाश्ता कर रहे थे। तभी वहाँ निकिता आ गई और सभी को गुड मॉर्निंग विश करके करण के बगल में बैठ गई। निकिता ने उसे स्माइल दी और करण ने भी। उन दोनों को ऐसा बिहेव करता हुआ देख सायशा और आयशा दोनों ही हैरान थी। कहाँ तो करण निकिता को फूटी आंख पसंद नहीं करता था और कहाँ आज वो दोनों एक दूसरे के साथ खिलखिला रहे थे। दीदा समझ चुकी थी कि आयशा ये सब कुछ देख हैरान है, तो उन्होंने उसे भी करण और निकिता के रिश्ते के बारे में बता देने का फैसला किया। नीनी पुत्र, हमने करण और निकिता का रिश्ता तय कर दिया है। अब ये तेरी भाभी बनने वाली है। हरलीन ने जैसे ही आयशा के सामने ये बात कही, उसके गले में पराठा अटक गया और वो ज़ोर ज़ोर से खांसने लगी। आयशा ने अपनी बहन को पानी पिलाया और उसकी पीठ सहलाने लगी। लेकिन आश्चर्यचकित, आयशा की शादी से पहले जो भाई उस पर अपनी जान छिड़कते थे, उसे दर्द का एहसास भी नहीं होने देते थे, आज उन दोनों में से किसी को भी उसके खांसने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। यहाँ तक कि उन दोनों ने उसके घर आने पर भी कोई खुशी नहीं जताई थी। आराम से पुत्र, तुझे कोई एतराज़ है कि अपने भाई करण और निकिता के रिश्ते से? हरलीन ने नाश्ता करते हुए उससे पूछा, तो आयशा ने नाम में सिर हिला दिया। तभी हॉल में राजवीर आया। अपनी बेटी का उतरा हुआ चेहरा देख वो समझ गया था कि आयशा को अपनी शादीशुदा जीवन के लिए काफ़ी चिंता है। बेटा तू फिक्र मत कर, अब मैं बहुत जल्द तुझे लेने आएगा। राजवीर के इतना कहते ही मंजीत बीच में बोल पड़ी, अब मेरी बेटी यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। मंजीत ने अपना फैसला सुना दिया, लेकिन उसके इस फैसले से अमन और करण दोनों ही खुश नहीं थे। अमन बीच में बोला, माँ अगर आपकी लाडली अपने ससुराल वापस नहीं जाएगी तो क्या आप इसे पूरी ज़िंदगी इसी घर में रखने वाले हो? अमन की बात सुनकर हरलीन, मंजीत, राजवीर ये तीनों ही शॉक्ड हो गए। अपने भाई की बात सुन आयशा के कानों में अभय की बात गूंजने लगी, जो उसने उससे घर छोड़ने से पहले कहा था कि उसके भाई भाभी उसे 2 दिन से ज़्यादा अपने घर बर्दाश्त नहीं करेंगे। फिर अभी तो उसे सिर्फ एक ही दिन हुआ था मायके आए हुए। आयशा को अपने भाइयों के ऐसा बदला हुआ रूखा सा व्यवहार और उनकी कड़वी बातों से अब घुटन महसूस होने लगी थी, लेकिन फिलहाल वो चुप ही रही। मंजीत और राजवीर भी कुछ नहीं बोले, लेकिन उन दोनों को ही इशारा मिल चुका था कि आगे क्या होने वाला है चारों भाई बहन के बीच। अमन और करण फिर वहाँ से चले गए और नम्रता और निकिता शॉपिंग करने के लिए मॉल चले गए। दोपहर का वक्त हो रहा था। मंजीत, दीदा और आयशा तीनों हॉल में बैठकर चाय पी रहे थे। तभी डोरबेल बजी। आयशा उठी दरवाज़ा खोलने के लिए, क्योंकि उन्हें लगा कि शायद निकिता और नम्रता शॉपिंग करके वापस आ गए हैं। लेकिन दरवाज़ा खोलते ही आयशा ने अपने सामने किसी और को पाया। तुम? उसने हैरानी से पूछा। हाँ मैं, स्वीटहार्ट। अंदर नहीं आने दोगी? दरवाजे पर अभय खड़ा था, हाथ में फ्रेश फूलों का गुलदस्ता लिए। तभी पीछे से मंजीत की आवाज़ आई, कौन है बेबी? कोई नहीं है मम्मी, आयशा ने जवाब दिया और फिर अभय को वहाँ से जाने के लिए कहने लगी, जाओ यहाँ से, और दरवाज़ा बंद कर दिया अभय के मुंह पर। अभय को आयशा की ऐसी हरकतों से काफ़ी नफरत थी, इसीलिए वो उसे अक्सर दिल दुखाने वाली बातें कह दिया करता था। अपने मुंह पर दरवाज़ा बंद होता हुआ देख अभय ने वापस से डोरबेल बजाई, तो आयशा के चलते चलते कदम फिर से रुक गए और मंजीत सोफे से खड़ी हुई। मैं देखती हूँ, ये कहकर वो दरवाज़ा खोलने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन आयशा ने उसे रोक दिया और दरवाजे पर ही खड़े होकर बोली चिल्लाकर, मम्मी कोई भिखारी खड़ा है दरवाजे पर। आयशा की ये शब्द अभय के कानों तक भी पहुंच चुके थे और मंजीत ने भी आयशा का झूठ झट से पकड़ लिया। वो समझ चुकी थी कि आयशा उसे दरवाजे खोलने से क्यों रोक रही थी, क्योंकि दरवाजे पर अभय खड़ा था, क्योंकि किसी भिखारी को तो वॉचमैन गेट से अंदर आने ही नहीं देता है। मंजीत ने आयशा को पीछे करते हुए दरवाज़ा खोला। सामने अभय खड़ा था, चेहरे पर एक मुस्कान लिए। हेलो डियर सासू मॉम। अपने हाथों में मौजूद फ्रेश फूलों का गुलदस्ता अभय ने अपनी सासू मॉम को थमा दिया। आओ, अंदर आओ। मंजीत भी खुद को शांत करते हुए अभय के साथ नरमी से पेश आने की कोशिश करने लगी। अभय अंदर हॉल में एंटर हुआ। उसके पीछे उसका मैनेजर जितेंद्र भी था, जिसके हाथ में बहुत सारी मिठाइयाँ और गिफ्ट्स थे, जो उसने टेबल पर रख दिए और फिर वहाँ से चला गया। अभय ने दादी के पैर छुए और अपनी प्यारी सासू माँ के भी।
उसे इतना अच्छे से पेश आता हुआ देख आयशा को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अभय के दिमाग में कौन सी नई खुराफात चल रही है। अभय सोफे पर बैठ गया, टांग पर टांग चढ़ाए, बिल्कुल राजा की तरह। मंजीत और दीदा भी वहीं बैठ गए। हॉल में सन्नाटा सा छाया हुआ था। सर्वेंट्स चाय नाश्ता ले आए और टेबल पर लाकर रख रख के वहां से चले गए। आयशा अपनी माँ के पास ही बैठ गई और अभय को गुस्से भरी नजरों से घूरने लगी। तो आखिर आप 2 दिन भी दूर नहीं रह पाए मेरी नीनी से, है ना जमाई राजा? दीदा मजाकिया लहजे में अभय से बोली तो वो मुस्कुराने लगा आयशा को देख। अब क्या करें दीदा, हमारी मैडम कुछ ज़्यादा ही जल्दी नाराज़ हो जाती है। हमें तो हमारी मैडम के साथ मजाक करने का भी हक नहीं। अभय अचानक से पजल में बातें करने लगा, लेकिन मंजीत और दीदा तो पहले से ही सारी हरकतें जानते थे, सारी हकीकत जानते थे कि आखिर आयशा अभय से नाराज़ क्यों हो गई थी। वही तो बात है कि तुम मजाक मजाक में भी अपना असली चेहरा मुझे दिखा देते हो। आयशा अभय पर फट पड़ी। अभय को आयशा का वो वे ऑफ टॉकिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं था, तो आयशा को भी अभय का एटीट्यूड रास नहीं आता था, इसलिए अक्सर दोनों के बीच एक जंग छिड़ी रहती थी। मंजीत समझ चुकी थी कि अभय को आयशा का गुस्सा बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है, जो कि काफ़ी हद तक गलत भी था, क्योंकि चाहे अभय ने उसे कुछ भी कहा हो, आयशा के को परिवार वालों के सामने अपने पति से बदतमीजी से बात करने का कोई हक नहीं था। मंजीत ने आयशा को ऐसे संस्कार दिए ही नहीं थे कि वो अपने पति को बदतमीजी से जवाब दे या उसके साथ जुबान लड़ाए। उसने आयशा का हाथ दबाते हुए अपनी आंखों से इशारा किया, कुछ भी ना भूलने के लिए। मैं तो यही कहूँगी कि तुम दोनों एक बार अकेले में बैठकर एक दूसरे के साथ अपनी अपनी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर लो। मस्जिद ने उन दोनों को समझाया, लेकिन आयशा मानने को तैयार नहीं थी। मुझे इसके साथ कोई बात नहीं करनी है, आप कहें तो इसे यहाँ से जाने के लिए। आयशा ये बोल वहाँ से उठकर चली गई। मंजीत और हरलीन इस वक्त कुछ भी बोलने की हालत में नहीं थे। अभय अभय हालत में थे ही नहीं अभय से, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी खुद की बेटी भी गलत थी। मैं लंच की प्रिपरेशंस देख कर आती हूँ, ये बोल मंजीत वहाँ से चली गई। अब बस हॉल में अभय और दीदा ही बचे थे। दीदा अभय से बोली, आखिर क्यों तुम मेरी बच्ची को इतना सताते हो? आप गलत समझ रही हो दीदा, मैं आयशा को नहीं सताता हूँ, बस उसकी गलती पर उसे डांट देता हूँ। अभय ने जवाब दिया, देख पुत्र, हमने ना हमारी बच्चियों को ऐसे कभी भी बंदिशों में नहीं रखा है। खुले मिजाज की बच्चियां हैं हमारी, बड़े ही साफ दिल की बच्चियां हैं दोनों बहनें। झूठ तो कभी वो दोनों बोलती ही नहीं, क्योंकि दोनों झूठ बोल ही नहीं पाती हैं। बड़ी आसानी से पकड़ी जाती हैं दोनों ही बहनें। यही खासियत है दोनों बहनों के अंदर। दीदा अभय को आयशा के नेचर के बारे में समझाने लगी। आप ऐसा क्यों क्यों कह रही हैं दीदा? अभय ने कंफ्यूज होकर दीदा से पूछा। क्योंकि मेरी पोती हमेशा सच कहती है, उसकी आंखों में सच और झूठ आसानी से दिख जाता है हमें, और ये चीज़ तुम्हें भी आनी चाहिए। अपनी बीवी का साथ दो, उसकी आंखों में आंसू लाने के बजाय उसे खुशी के दो। हर एक पल की, ना कि उसकी किसी के साथ तुलना करो। नीना की बातें सुनकर अभय को इशारा मिल गया था कि वो आखिर क्या कहना चाह रही हैं। वहीं आयशा अपने कमरे में बेड पर लेटे फ़ोन में गेम खेल रही थी। तभी कमरे में मंजीत एंटर हुई। अपनी माँ को कमरे में आता हुआ देख आयशा बेड पर बैठ गई। आप अगर उसकी चापलूसी करने आए हो मुझसे, तो ये आप यहाँ से जा सकते हो। आयशा ने पहले ही अपनी माँ को क्लियर कर दिया, लेकिन फिर भी मंजीत उसके पास आकर बैठ गई उसे समझाने के लिए। नहीं बेटा, इतना गुस्सा नहीं करते हैं। तुझे एक सच बताऊं, तू अगर बात बात पर यूं ही गुस्सा होती रहेगी ना, तो तेरी नाराज़गी से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तुझे कोई नहीं मनाएगा, और फिर ऐसे लोगों से हर कोई दूरी बना लेता है। क्या तू ऐसा चाहती है कि हर कोई तेरे साथ ऐसा ही करे? मंजीत ने आयशा को समझाने की कोशिश करी, तो वो एक पल के लिए सोच में डूब गई। मम्मी, आप नहीं समझ रहे हो, वो अभय मेरी ज़रा से भी इज्जत नहीं करता है। यहाँ तक कि उसके खानदान के लोग भी मेरी कोई इज्जत नहीं करते, इनफैक्ट घर के नौकर भी नहीं करते। ऊपर से उसने तो मेरे सिर पर अपनी बहन और अपनी दोस्त भी लाकर बिठा दी है, जो बात बात पर मुझे ताने मारती हैं। अब आप बताओ, मैं कैसे बर्दाश्त करूँ ये सब? आयशा ने अपनी माँ के आगे अपनी मन की बात रखी। मेरी बात मान, तो एक बार उसके साथ बैठकर अपने इशू को सॉर्ट आउट करने की ट्राई कर। उसके आगे अपनी बात रखने की कोशिश कर। अगर वो तभी भी तेरी कदर नहीं करेगा, तो फिर तेरे पापा उसे समझाएंगे। उसके सिर पर से उसकी माँ का साया बहुत जल्दी छिन गया था, इसलिए उसे औरतों की
के दुख दर्द से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। ये बात बोलते हुए मंजीत कहीं खो सी गई। उसकी मम्मी के साथ क्या हुआ था? आयशा ने बीच में पूछ लिया, लेकिन मंजीत ने उसकी बात को अनसुना कर दिया और एक बात उसे चेतावनी देते हुए उसे समझाया, ये बात तूने मुझसे पूछी, कोई बात नहीं, लेकिन अब ऐसा कभी मत पूछना, तेरी जान ले लेगा वो। मंजीत जिस हिसाब से आयशा को अभय के नेचर के बारे में समझा रही थी, आयशा को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी माँ अभय के बारे में इतना कैसे जानती है। अभी मैं अभय के कमरे में भेजूंगी अभी मैं अभय को कमरे में भेजूंगी, तू उससे प्यार से बात करना। वो तुझे खुद से लेने आया है, तो उसके साथ चली जा। अगर तू ज़्यादा दिन यहाँ रहेगी तो तेरी ही इज्जत मायके में घटेगी। तेरे दोनों भाई पहले ही काफ़ी ज़्यादा बदल चुके हैं, तो ज़्यादा दिन यहाँ रुकी तो वो दोनों और ज़्यादा बदल जाएंगे। मंजीत कहीं ना कहीं अपनी बेटी को उसके भाइयों के तारीफ की तरफ से कोई इशारा देने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आयशा ने इग्नोर कर दिया। मैं नहीं जानने वाली कहीं, आयशा ने साफ इनकार कर दिया जाने से। नहीं, ऐसा नहीं कहते हैं, अभय तेरा दोस्त नहीं है, तेरा पति है, अपने पति से ऐसे बात नहीं करते हैं। तुझ नालायक लड़की ने मुझसे कुछ सीखा ही नहीं। मैं कैसे बात करती हूँ तेरे पापा से? मंजीत अपनी बेटी को बात करने का तरीका सिखा रही थी, लेकिन आयशा को कोई दिलचस्पी ही नहीं थी अपनी माँ से कुछ सीखने में। ऐसे ही तो करते हैं ऐसे ही तो करते हो आप आपस से बात, जैसे मैं करती हूँ अभय के साथ। आयशा अपनी माँ की हर बात को हवा में उड़ाने लगी। जब हम कहीं पार्टी या रिश्तेदारों के यहाँ जाते हैं तो मैं कैसे बात करती हूँ तेरे पापा से उनके सामने। वो एड़ी चोटी का जोर लगा चुकी थी अपनी बेटी को समझाने में, मगर आयशा को हर चीज़ मजाक लग रही थी। कैसे करती है मम्मी रिश्तेदारों के सामने पापा के साथ बात? अब तो आयशा सोच में डूब गई और कोई पार्टी याद करने लगी जिसमें उसकी माँ उसके पापा से बड़े बड़े हो तो बड़ी ही तहज़ीब से बात कर रही थी। इनफैक्ट उसकी माँ घर में भी उनके सामने राजवीर के साथ बड़े ही तहज़ीब से पेश आती है। उसे अपने माँ पापा का एक बचपन का इंसिडेंट याद आया जिसमें उसके माँ पापा की लड़ाई हो रही थी, लेकिन फिर भी उसकी माँ ने उसके पापा को लड़ाई करते वक्त भी डिसरिस्पेक्ट से बात नहीं की थी, और उसके पापा ने भी। अब आयशा समझ चुकी थी कि असल में उसकी माँ उससे क्या कहना चाह रही थी। बड़ा मुश्किल है मम्मा मेरे लिए ये सब करना। अभय को ना इज्जत रास नहीं आती है। अभय की पूंछ को मैं कितनी ही साल तक अपनी जिम्मी जू के जूते के नीचे दबा के रखूंगी ना, वो तब भी नहीं सुधरेगा। आयशा बड़ी बेफिक्री से अपनी माँ से ये बात कह रही थी। उसे ये एहसास ही नहीं था कि काफ़ी देर से कमरे के बाहर अभय और दीदा खड़े थे और दोनों माँ बेटी भी की बातें सुन रहे थे। तभी दरवाजे पर नॉक हुआ। दीदा और अभय अंदर कमरे में दाखिल हुए। मंजीत बेड से उठ गई और अपनी बेटी से बोली, आप दोनों अपने झगड़े को ख़त्म करो आपस में बात करके, मैं तब तक सर्वेंट से कहकर लंच लगवा देती हूँ। ये कहकर दीदा और मजीद कमरे से बाहर चले गए। अभय आयशा के पास बैठ गया और मुस्कुराते हुए उसे ही निहारने लगा। क्या ऐसे क्या देख रहे हो तुम मुझे? आयशा ने अपनी आंखें फेर ली तो अभय को शैतानी सूझी। उसने आयशा की नाक खींची और फिर उसे गुदगुदी देने लगा। क्या है तुम्हें? मतलब इंसान हो तुम? ज़रूर तुम्हारा कोई मतलब होगा जो सिर्फ मैं ही पूरा कर सकती हूँ, इसलिए तो तुम अपनी ईगो को साइड कर रख के मेरे घर आए हो, वरना अपने घर में तो तुम बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे थे कि मैं लेने नहीं आऊँगा, मेरे घर से निकल जाओ, तुम मेरी दोस्त से जलती हो, तुम उसकी जूती के बराबर भी नहीं हो, वगैरह वगैरह। ये बोलकर आयशा बेड से नीचे उतर के ने को हुई, लेकिन अभय ने उसे जाने से नहीं जाने से रोक दिया। अच्छा बाबा, आई एम सॉरी, मैं आगे से तुम्हारे लिए ऐसा कुछ नहीं कहूँगा। आई टेक माई वर्ड्स बैक। अब तो अभय ने अपने कान भी पकड़ लिए थे। आयशा को ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन उसे अभय को इतना ज़्यादा बदला हुआ देखकर शक होने लगा उस पर। तुम्हें सॉरी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम बस मुझे अपना मकसद बता दो कि आखिर तुम्हारा नया मकसद क्या है मेरे और मेरे परिवार के खिलाफ। अब तो आयशा अभय के पीछे ही पड़ गई थी, लेकिन अभय बस एक बात पर अटल था कि उसे अपनी गलती का एहसास है। फाइनली आयशा मान ही गई। उसे अभय पर यकीन हो गया कि उसे सच में अपनी गलती का एहसास है, तो उसने अभय के साथ उसके घर वापस जाने का फैसला कर लिया। ठीक है, एक आखिरी मौका दे रही हूँ मैं सुधरने का, तो अगर दोबारा तुमने मुझे तंग किया तो मैं क्या करूँगी इस बात का तो तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है, सो बी केयरफुल। आयशा ने भी अभय की नाक खींचकर उसके बाएं गाल पर किस कर दिया। मुझे नहीं पता था कि बीवी की तारीफ करने पर इतना अच्छा रिवॉर्ड मिलता है। अभय अपने किस वाले गाल पर हाथ रखते हुए बोला, तो आयशा उस पर हंस पड़ी। रोज़ मेरी तारीफ क्या करो, तुम उस मानसी
कि नहीं, फिर मैं तुम्हें रोज़ रिवॉर्ड दूंगी विद बोनस। ये कहकर आयशा अभय के गले लग गई और फिर वो दोनों नीचे हॉल में चले गए, एक दूसरे का हाथ पकड़कर। आज के लिए बस इतना ही। कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कहानी कैसी लग रही है, आपको आयशा और अभय के बीच की ये नोक झोंक कैसी लग रही है। थैंक यू।